गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की। जैसा कि इसके पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रेडिकेट के अंतर्गत प्रेडिकेट पढ़ रहे थे और प्रेडिकेट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था वर्ब को पढ़ लिया था। हमने बताया था कि जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमने बताया था वर्ब, दूसरा बताया था ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। वर्ब को हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, किस तरीके से हम क्या करते हैं यूज करते हैं वर्ब को। फिर अब देन उसके बाद हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में अगर अर्थ इसका देखें तो क्या होता है कर्म। क्या होता है कर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कर्ता का जो उद्देश्य होगा वही क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा कर्म कहलाएगा। किसी भी सेंटेंस में जो भी कर्ता होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस में उसका जो उद्देश्य होगा वही क्या कहलाएगा, उसका कर्म कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आया? वही क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझना ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, अर्थात 2 तरीके से होता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए तो इसे बोलते हैं नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अर्थात इसे बोलेंगे सजीव कर्म, इसे बोलेंगे निर्जीव कर्म। ठीक है ना, जो सजीव कर्म होगा उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो निर्जीव कर्म होगा उसे क्या बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, गॉट इट। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है ना, एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं कि ही गेव मी अ बुक। अब इसमें हम पता करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि जो नॉन लिविंग चीजें होंगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो लिविंग चीजें होंगी मतलब सजीव चीजें जो होंगी उसे हम क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं मी क्या है लिविंग है ना, सजीव चीजें है ना, और अब बुक क्या है ये नॉन लिविंग है। क्या है नॉन लिविंग निर्जीव चीजें। तो नॉन लिविंग को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग को निर्जीव कर्म को हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आई होप आप बात को समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलो आगे देखते हैं इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हम कहाँ पे करेंगे। पहले कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इन चीजों को क्या करना है समझना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ध्यान में रखना कि जब क्या होता है, ध्यान में रखना ये रिमार्क में लिखा है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब यहाँ पे समझना, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, किंतु जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आता है। मतलब ये हुआ कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तब हम क्या करते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन को। इसको ध्यान से समझना गाइस, तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, अन्यथा सेंटेंस को गलत कर देंगे। ठीक है ना, तो समझ में आया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब लिखेंगे, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है किससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है किससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो हम क्या करेंगे प्रीपोजिशन लिखेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस के हिसाब से एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा है हमने ही सेंट टू मी अ लेटर। क्या ये सेंटेंस सही है ही सेंट। इस नियम के अनुसार अगर हम देखें, इस नियम के अनुसार क्या होगा कि ही सेंट टू मी अ लेटर। हमने कहा कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है तो प्रीपोजिशन नहीं होता, अर्थात ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ही सेंट मी अ लेटर, ही सेंट मी अ लेटर। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हमने कहा कि जब अनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो उसके साथ में हम प्रीपोजिशन को नहीं रखेंगे। बात को समझ में, समझे। अब यहाँ पे समझना है, देखो अब ये क्या, इस सेंटेंस को देखते हैं, ही सेंट अ लेटर, ही सेंट अ लेटर मी। हमने कहा कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं तो उसके साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में है, तो क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है, नहीं आया। ये भी सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो सही क्या होगा, सही होगा ही सेंट अ लेटर टू मी। बात समझ में आई कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं तो उसके साथ में क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं कि माय फ्रेंड गेव टू मी इंफॉर्मेशन। क्या ये सेंटेंस सही है। हमने कहा कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा है, तो ये भी सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही क्या हो जाएगा, सही होगा माय फ्रेंड गेव मी इंफॉर्मेशन। गॉट इट, समझ गए। अगर हमको इसको बाद में रखना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर टू मी लगा देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज। बात समझ में ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बाद में रखते हैं तो प्रीपोजिशन को क्या करता है, लेता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझना है, नेक्स्ट क्या समझना है कि रिमार्क पॉइंट में, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लिखा है किसी भी सेंटेंस में प्रत्येक शब्द अपने अगले एवं पिछले शब्द को क्वालिफाई करते हुए एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्द होते हैं वो क्या करता है, अपने अगले वाले शब्द और पिछले वाले शब्द और अगले वाले शब्द से क्या करता है, उसको क्वालिफाई करके एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ध्यान में रखना कि पहले और बाद वाले जो शब्द होगा उसको क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, तभी क्या करेगा, वो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा सेंटेंस क्या होंगे, गलत होंगे। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, लिखा है द टीचर rebuked the students in the class for making a noise। मतलब ये हुआ कि जो टीचर साहब ने क्या किया, डांटा इसको, छात्रों को, इन द क्लास में, फॉर मेकिंग अ नॉइज अर्थात शोरगुल करने के लिए, शोर मचाने के लिए उन्होंने क्या किया, डांटा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि इस चीज को समझना है, क्या ये क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट क्या इसको क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे समझना, ये जो प्लेस होगा वो क्या होगा, हमेशा बाद में आता है। कहाँ पे आता है, हमेशा बाद में आता है। तो ये क्या होगा, सेंटेंस गलत होगा। सही क्या होगा, सही ये होगा कि द टीचर रिब्यूक्ड द स्टूडेंट, अर्थात यहाँ पे जो अध्यापक साहब डांटे स्टूडेंटों को। अब डांटने के बाद अब हमें आना चाहिए कहाँ लिए डांटे, तो डांटने किस लिए डांटे थे, फॉर मेकिंग अ नॉइज अर्थात शोरगुल करने के लिए उन्होंने डांटा था। इन द क्लास, कहाँ पे डांटे थे, क्लासरूम में डांटे थे। बात समझ आ गई ना। तो ध्यान में रखना कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्द होता है वो अगले और पिछले वाले शब्दों को क्वालिफाई करता है, और उस क्वालिफाई करते हुए एक दूसरे से क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं वो अटैच होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, वो किस तरीके से यूज होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
जो भी चीज़ें, अगर कोई यहाँ पे आपको गलती भी लगती है, मेरे से भी गलती लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और देन अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, वो लोग भी क्या कर सकें, देख सकें। ठीक है ना। ओके डियर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।